नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज डिपार्टमेंट या फिर बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा ये सब्जेक्ट है। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि कैसे बार्गेनिंग की जाती है एम्प्लॉयर और आपके जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉइज के बीच में। कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन होता है, यानी कि इनकी बातें कुछ ये मानेंगे और इनकी बातें कुछ ये मानेंगे, यानी कि दोनों आपस में कलेक्टिवली संधि करते हैं या ट्रीटी एक टाइप का एग्रीमेंट। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दिस इज our chapter is integration chapter from the subject human resource management या फिर बोल सकते हैं human resource department। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर भी बैठे हुए, एक कंपनी है, सपोज कोई भी कंपनी, डाबर इंडिया लिमिटेड या फिर आपने काफी कंपनीज के नाम तो सुने होंगे, बहुत सारी कंपनीज के नाम है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं इसमें। तो इसमें एम्प्लॉयर्स भी बैठे हैं और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई लीडर या यूनियन के लीडर वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपस में बैठ के बातचीत होती है कि भाई हमें कैसे काम करना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉइज या वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक लीडर बैठा होगा जो बोलेगा कि भाई हमें ऐसी ऐसी फैसिलिटी चाहिए, आने जाने के लिए हमें फैसिलिटी चाहिए, हमारी जो सैलरी है, वेजेस होने चाहिए वो ठीक ठाक होने चाहिए, ताकि अगर हम कंपेयर करें किसी और पर्सन को, किसी दूसरी कंपनी में मिल रही है तो उसके कंपैरिजन में हमारी सैलरी लगभग सेम ही होनी चाहिए। कोई आपस में डिस्प्यूट है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और वैसे ही देखिए जैसे जैसे शर्तें ये रखते हैं कोई भी एम्प्लॉई या फिर वर्कर के जो भी लीडर या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो एम्प्लॉयर्स की यानी कि जो नौकरी देते हैं जो ओनर है उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं कि आपको कैसे काम करना है। हम आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं, मगर आपको भी कुछ हमारे हिसाब से काम करना है। तो दोनों के बेनिफिट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर निकल के आती है इन फ्यूचर तो उसे कैसे करेक्टिवली सॉल्व किया जाए, ये बार्गेनिंग कहलाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो लेट्स प्रोसीड विद द डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या है, अभी दो हमारे काफी अकॉर्डिंग टू डेल यॉर्डर ये क्या कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहले हम पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑल विल रीड इन इंग्लिश देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी आर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, collectively bargaining is a term used to describe the situation in which essential conditions of employment are determined by a bargaining process undertaken by representatives of a group of workers on the one hand and of one or more employers on the other। देखिए डेल यॉर्डर क्या कहते हैं, उनके मुताबिक क्या है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक ऐसा टर्म है। ठीक है, टर्म है मतलब ये एक वर्ड है जो ये बताता है, क्या बताता है, वो एक ऐसी सिचुएशन को बताता है, एक कंडीशंस को बताता है जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है वो रखी जाती हैं किसके सामने, जब बार्गेनिंग प्रोसेस पूरा चलता है। तो एम्प्लॉयमेंट से यानी कि किस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो उसमें एसेंशियल कंडीशंस क्या होंगी, हमको क्या बस की फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या हमारा पीएफ कटेगा, क्या क्या हमारी पेंशंस हमें मिलेंगी, क्या। तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिस हिसाब से आप एम्प्लॉयमेंट को बेस्ट बता रहे हैं, ये लीडर रखेगा एम्प्लॉय का या वर्कर्स का। ठीक है, और ये किनके बीच में होती है, अंडरटेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। क्या बोलते हैं किनके बीच में होती है, वर्कर्स या एम्प्लॉइज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके बीच में, और दूसरे साइड कौन सा है, ऑन द वन हैंड एंड ऑफ वन और मोर एम्प्लॉयर्स ऑन द अदर। अभी देखिए एम्प्लॉयर्स में काफी डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एक साइड वो बैठे होते हैं। तो दोनों में आपस में म्यूचुअली कंसेंट होता है, मतलब आपस में वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं, दोनों में साइन होते हैं एग्रीमेंट और फिर सारी चीजें निकल के आती है। और फ्लिपो के क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लिपो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच representatives of labor organization and the representatives of business organization meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employee employer union relationship। तो this is all about collective bargaining। देखिए ये जो है, देखिए ये है आपका एम्प्लॉयर और ये है आपके या फिर आप उल्टा भी समझ सकते हैं, ओके वाइस वर्सा, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए रिप्रेजेंटेटिव तो कौन होगा आपका, ये होगा आपके दिस इज एम्प्लॉई या फिर
आपका किसका, वर्कर्स का। तो ये उनका लीडर है और ये सारे जो ओनर्स बैठे हुए हैं, एमडीज बैठे हुए हैं, या फिर आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। तो बार्गेनिंग यानी कि कैसे एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके ताकि दोनों आपस में खुशी खुशी काम कर सके, ना ही प्रॉब्लम ओनर को हो ना ही प्रॉब्लम काम करने वालों को हो। ओके, तो फिलिपो क्या कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि मैंने ऑलरेडी बोला एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक लीडर होता है, वो बैठता है एक मीटिंग में, ठीक है। और दूसरी साइड कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ओनर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें अटेम्प्ट क्या होता है, मतलब क्या करना होता है, एक्चुअली में नेगोशिएशन करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, एग्रीमेंट करना होता है, जो ये बताता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, यानी कि एक नेचर पता चलता है हमारे को एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के आपस में रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर देखिए सारी फैसिलिटी एम्प्लॉयर द्वारा दी जाती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय भी खुशी होंगे, डेफिनेटली, तो एक रिलेशन अच्छा उभर के आता है, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें लिखा होगा कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके फायदे क्या है, एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन सेटलिंग एंड प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। देखिए अगर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं, मतलब टेबल पे बैठ के बिटवीन द लीडर ऑफ द मीन्स, या फिर बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर यूनियन, ठीक है, या फिर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में, तो किसी भी तरह का आपको क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज establish uniform conditions of employment with a view to avoiding industrial disputes and maintaining stable peace in the industry। अब देखिए हर जगह हर तरफ विद इन द कंपनी जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर किसी को पीएफ मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको भी पीएफ मिलेगा। हाँ, ये बात अलग होती है कि कोई परमानेंट वर्कर होते हैं और कई ऑन कॉन्ट्रैक्ट होते, तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ फैसिलिटीज नहीं होती जो परमानेंट वर्कर्स को होती है। मगर अगर कोई भी परमानेंट वर्कर है तो फैसिलिटी हर जगह हर एक एम्प्लॉय के लिए सेम ही रहने वाली है, ताकि किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना पैदा हो और हमेशा पीस हो, हार्मोनी हो इंडस्ट्री में, और ये हेल्प करती है एक्चुअली पीस को मेंटेन करने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, सिक्योर अ प्रॉम्प्ट एंड फेयर सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस। अगर किसी के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, तो हर एक चीज का सेटलमेंट एक अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। और वो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, इस तरह से चीजें सारी सेटलमेंट सबकी निकल के आती है, एक एग्रीमेंट में ये सारी चीजें लिखी होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अवॉइड इंटरप्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट्स मेक थिंग्स सेफ गाइस, मतलब एक कोई पर्सन बोल रहा है कि यार कैसे अच्छे तरीके से सेफ तरीके से काम किया जाए, लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे avoid interruptions in work which follow strikes, go slow tactics and similar coercive activities। मतलब काम अगर चल रहा है तो किसी भी वजह से काम रुकेगा नहीं, जैसे स्ट्राइक हो जाती तो स्ट्राइक नहीं होगी, देन किसी भी तरह से काम को स्लो किया जा रहा है तो वो भी इस तरह की चीजें भी नहीं होंगी, या कोई भी इस तरह की चीजें जो यानी कि प्रोसेस को स्लो कर दे, कंपनी को स्लो कर दे, प्रॉफिट को नीचे लेके आ जाए, तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली है अगर हमारे आपस में सब कुछ म्यूचुअली एग्री किया गया है, किसके बीच में बैठ के, हमारे जो एम्प्लॉयर के बीच में और जो हमारा लीडर है एम्प्लॉय का या फिर वर्कर्स का। ओके, नेक्स्ट क्या बात कर रही है, ले डाउन फेयर रेट्स ऑफ वेजेस एंड नॉर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें अगर हम एक एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को लेके सेटलमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वेजेस भी अच्छी रखी होंगी, ठीक है। तो यानी कि एक फेयर रेट मिलना चाहिए सबको, वेजेस का या सैलरी का, और वर्किंग कंडीशंस भी उसके जो नॉब्स होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि सारी जहां पे पर्सन काम कर रहा है वहां पे सेफ्टी सबसे पहले देखी जाती है, वेंटिलेशन देखा जाता है, लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, देन सेफ्टी प्रोसीजर, हेलमेट पहना होना चाहिए पर्सन ने, देन अगर वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह की मतलब कंडीशंस हैं उस कंपनी में या फिर किस हिसाब से काम करना है। जैसे फार्मा कंपनी, तो वो फार्मा कंपनी क्या होती है कि जब भी कोई भी पर्सन फार्मा कंपनी में काम करता है तो हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, इवन आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म कोडिंग होती है, आप एंट्री करते हो, उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 स्टार जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। ओके, कई प्लांट इसमें यूएसएफडीए होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, अगर आपको नहीं मालूम हो तो डेफिनेटली आपने काफी सारी कंपनीज सुनी होंगी जो दवाइयों की होती है, मेडिसिन की होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अचीव एन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द प्लांट। ओके, देखिए अगर ये सारी चीजों का सेटलमेंट किया गया है तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट में जो ऑपरेशन होगा वो स्मूथली चलेगा, एफिशिएंटली चलेगा,
कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डेफिनेटली डिविडेंड भी देगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, देन योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो डेफिनेटली वो अपने जो भी एम्प्लॉइज होती हैं जिन्होंने उनके शेयर्स लिए हुए हैं या फिर उनको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली कंपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, खुशहाली की तरफ बढ़ेगी, ये तो ऑटोमेटिकली दिखेगा ही। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, पॉइंट्स डिस्कस करते करते थक जाओगे, ठीक है, तो इसमें से मैंने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे जो आपको भी याद रहेंगे और ज्यादा वो टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस इन द इंडस्ट्री, ठीक है। अगर कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, तो हर तरह का जो भी बीमारी का जो जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है, हर तरह का उसमें सोल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये भी इंश्योर करेगा कि ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स भी आपको मिले, कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स जो अदर देन योर सैलरी मिलते हैं, जैसे गाड़ी मिलती है कंपनी की तरफ से, देन योर कैंटीन की फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी काफी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, घूमने की फैसिलिटी जो कंपनी की तरफ से, सारा खर्चा कंपनी उठाती है। तो दीज आर ऑल अबाउट फ्रिंज बेनिफिट्स। ओके, आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता मगर बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, क्वार्टर्स मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड आपको मतलब कुछ मनी मनी तो नहीं, मतलब मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ कि जो पैसे से नहीं मगर कोई फैसिलिटी कंपनी देती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, इट इंश्योर द मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय रूल्स रेदर देन बाय आर्बिट्री डिसीजंस। देखिए, अगर हर चीज बैठ के टेबल पे डिसाइड की गई है कि आप हमारे लिए इस तरह से काम कीजिए, हम आपको डेफिनेटली अच्छा आउटपुट देंगे, तो ये इंश्योर हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर वो रूल्स को फॉलो कर रही है बजाय कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेना। यानी कि अगर किसी को कुछ बोलना भी है, ठीक है, तो प्रॉपरली रूल फॉलो किया जाता है, जैसे बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनीज में ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी कंपनी में आप हर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मगर बड़ी कंपनी में आपको अपने दायरे में ही रखा जाता है, ठीक है, आपको ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता। वर्कलोड मतलब इन द सेंस कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि बाकी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से चीजें। तो कहने का मतलब है कि रैंडमली डिसीजंस नहीं लिए जाते, सोच समझ के रूल्स को फॉलो करते हुए सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।